हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिसेस चैप्टर की एक और नई प्रॉब्लम। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि हमने जो पार्ट 1 है उसमें आपने देखा होगा कि हमने लीनियर ऑपरेटर अगर आपको दिया है इस तरह से, तो इसके साथ साथ आपको एक बेसिस दिया होगा। तो यहाँ से आपने सबसे पहले रिलेटिव मैट्रिक्स निकालना सीखा पिछले पार्ट में कि फाइंड द मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बेसिस बी। इस प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे, आपको रिलेटिव मैट्रिक्स गिवन होगी और आप इस तरह से जो है कोई लीनियर ऑपरेटर जो है वो फाइंड करना सीखेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में लीनियर ऑपरेटर तो निकालना है ही, इसके साथ साथ दोबारा से उसी तरह से पुराने क्वेश्चन की तरह, पुरानी प्रॉब्लम की तरह बेसिस दिए हैं। जो इसकी लीनियर ऑपरेटर आंसर आएगा उसका यूज़ करेंगे दोबारा से सेम प्रॉब्लम सॉल्व करने में। यानी कि ये क्वेश्चन इसका इस तरह के क्वेश्चन का कन्वर्स पार्ट है। दैट इज़, अगर आपको लीनियर ऑपरेटर निकालना है और आपको लीनियर जो मैट्रिक्स है रिलेटिव वो गिवन है, तो आप इस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना ज़रूरी है। अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं तो पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखिए, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि बिल्कुल देखिए, ये उल्टा चलेगा पार्ट 1 से। जैसे कि पार्ट 1 में आपने जो लीनियर जो रिलेटिव मैट्रिक्स सीखी थी लीनियर ऑपरेटर से निकालनी, वो किस तरह से सीखी थी आपने कि कोफिशिएंट्स जो थे, जो स्पैन करके बेसिस को जो कोफिशिएंट्स आते थे उनको मैट्रिक्स में लिख के उसका ट्रांसपोज किया जाता था, तो फिर बनती थी रिलेटिव मैट्रिक्स। अब इसमें रिलेटिव मैट्रिक्स गिवन है। अगर आपको इससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालनी है, सबसे पहले मैं रिलेटिव मैट्रिक्स लिख लेती हूँ। 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1। ये मेरी मैट्रिक्स है रिलेटिव मैट्रिक्स टी रिलेटिव टू बी। अगर मुझे इस मैट्रिक्स से निकालनी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, इसका ट्रांसपोज कर दूंगी। दैट इज 1 1 -1। जो कॉलम है वो रो बन जाएगा और जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। देखिए, ये जो रो है अपने पास, ये कॉलम बन गई फर्स्ट। जो सेकंड वाली रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगी और जो थर्ड वाली रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी, इस तरह से। तो ये अपने पास आ गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। लेकिन ये किसके कोफिशिएंट्स, देखिए फिर पिछले पार्ट जैसे ही अब आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लिए। कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कंसर्न कैसे था, पिछले वाले कोफिशिएंट्स के साथ कैसे बनाए गए थे, हमने टी के अंदर एलिमेंट फिल किया था बेसिस का, और उन एलिमेंट को स्पैन भी किसमें किया था, उस एलिमेंट को फिल करने के बाद जो इमेज आई थी उसको स्पैन किसमें किया गया था, उसी बेसिस के एलिमेंट्स में। तो यही काम मैं यहाँ पे करूँगी। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रो है ये कोफिशिएंट्स हैं, ये फर्स्ट रो कोफिशिएंट्स हैं, दैट इज 1 -1 एंड 1। ये इस तरह से कोफिशिएंट हैं किसके, अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को फिल करूं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे अब बेसिस बी फिल होना है, पर बी क्या है, स्टेटमेंट में ही आपको गिवन है। अगर एक मैट्रिक्स निकालनी है लीनियर ऑपरेटर, एक मैट्रिक्स जो है आपको गिवन है किसके लिए, लीनियर ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए यूज़ किसका किया गया है, यूजुअल बेसिस का। देखिए, R3 के यूजुअल बेसिस का मतलब है बेसिस सेट बी जिसमें यूजुअल बेसिस आएंगे। अगर R3 के बेसिस की बात कर रही हूँ तो इसमें आएगा E1, E2, E3। दैट इज 1 0 0 3 टपल में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि R³ है, तो मतलब कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो 3 टपल में होगा। 1 0 1 0 0 0 1 0 एंड थर्ड एलिमेंट होगा 0 0 1। ये
3 एलिमेंट हैं, ये एक, ये सेकेंड, ये थर्ड, 3 एलिमेंट हैं जो कि बेसिस हैं R3 के, R क्यूब के मतलब। तो अब देखिए अगर मैं इसमें 1 0 0 पुट करती हूँ तो मुझे आंसर क्या मिला होगा, कोफिशिएंट्स ये होंगे और स्पैन किस में होगा, इसी में ही स्पैन हुआ होगा। अगर आपने पहला पार्ट अच्छे से किया है वीडियो का तो ये वाला पार्ट आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। ये मैंने किस तरह से लिखा है, बेसिस के एलिमेंट्स, पहले एलिमेंट को जब मैंने फिल किया होगा तो जो बेसिस में ही स्पैन करके और इसके साथ जो कोफिशिएंट लगे होंगे उन्हीं को मैंने फर्स्ट रो में लिखा होगा। इसी तरह से जो सेकंड वाली रो है वो कैसे आई होगी, जब मैंने सेकंड एलिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन में फिल किया होगा और उसको स्पैन किया होगा इसी में ही, दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अगर इसमें स्पैन किया होगा तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, जो इसकी सेकंड रो है, दैट इज 1 1 और यहाँ पे क्या है -1, लिखा तो प्लस जाएगा तो साथ में ब्रैकेट लगा देती हूँ। इसी तरह से थर्ड वाला 0 0 1, इसका क्या आया होगा -1 1 0। देखिए थर्ड वाली जो रो है इसको मैं कोफिशिएंट में लिखूंगी, इसके साथ दूसरा एलिमेंट क्या आएगा 1 और थर्ड एलिमेंट इसका क्या आएगा 1। फर्स्ट रो के कोफिशिएंट, सेकंड रो सेकंड वाले के कोफिशिएंट और थर्ड वाला थर्ड के कोफिशिएंट्स, इस तरह से लिखा गया होगा। अब इसका इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या बनेगा, देखिए पहले इसको अंदर भेजिए, ये इस तरह से सॉल्व होगा। मैं पेंसिल से बता देती हूँ आपको। 1 अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 1 0 0। जब -1 अंदर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 0 -1 0। और जब ये 1 अंदर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ये बन जाएगा 0 0 1। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे मतलब पहला 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 कोऑर्डिनेट ऐड होगा तो इसका आंसर आएगा 1 + 0 + 0 दैट इज 1। दूसरा कोफिशिएंट, दूसरा एलिमेंट क्या आएगा कोऑर्डिनेट का 0 प्लस माइनस का 1 प्लस 0 दैट इज -1। थर्ड ऐड करूंगी, ये देखिए थर्ड इसका 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, तो ऐड किया तो क्या बन गया ये। तो इसकी इमेज क्या आ रही है दैट इज 1 -1 1। सिमिलरली इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसको जब आप 1 को अंदर भेजते तो यहाँ पे आंसर क्या आता 1 0 0। अगर इसको अंदर भेजते तो यही आता, इसको अंदर भेजते तो यहाँ पे माइनस आ जाता। तो मतलब फर्स्ट को ऐड करती तो क्या आता 1, सेकंड और सेकंड को ऐड करती तो आता फिर से 1, थर्ड को ऐड करती तो आता -1। इसी तरह से इनका भी जब -1 अंदर जाता तो क्या आता -1 0 0। इसको सॉल्व करती तो आता 0 1 0 और यहाँ पे 1 को अंदर भेजूंगी मल्टीप्लिकेशन में तो आएगा फिर से सेम 0 0 एंड 1। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाता, फर्स्ट को ऐड करती तो -1, उसके बाद 1 देन 3। अगर किसी तरह से डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मुझे इमेजेस मिल गई, दैट इज T1 0 0 की इमेज है 1 -1 1। T0 1 0 की इमेज है 1 1 -1। T0 0 1 की इमेज क्या आई मेरे पास -1 1 एंड 1। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम, अब मैं क्या करूँगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में हमें पढ़ाया जाता है कि अगर एलिमेंट्स की इमेजेस दी हुई हैं तो उनसे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनाई जाएगी। देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर होगी, क्यों, क्योंकि फिल भी 3 टपल का एलिमेंट हो रहा है और इमेज भी 3 टपल में मिल रही है, यानी कि जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो R³ से R³ में होगी, क्योंकि 3 टपल फिल हो रही हैं, 3 ही टपल मुझे आंसर में मिल रही हैं इमेज वाली साइड
3 टपल में है, तो मेरा जो बनेगा पूरा का पूरा लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो मेरी लीनियर ऑपरेटर होगी। ऑपरेटर मतलब जब सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस में ही जाए मैपिंग। तो देखिए अब बनाएंगे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप सेकंड बोल सकते हो आप इसको। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो डोमेन वाली साइड होती है उधर से एलिमेंट उठाऊंगी, दैट इज एक्स वाई जेड, किसको बिलोंग कर रहा है, R3 को। अब इसको स्पैन करके लिखा जाएगा किसमें, बेसिस में, यानी कि अपना x, y, z किस तरह से लिखा जाए। अगर मैं इसको बेसिस, यूजुअल बेसिस की फॉर्म में लिखना चाहूँ कोफिशिएंट्स बना के, तो कैसे लिखूंगी, x 1 0 0 के साथ प्लस y 0 1 0 के साथ प्लस z 0 0 1 के साथ। देखिए अगर आपको ये इस तरह से स्पैन करना नहीं आता तो जो एलिमेंट आपने पता करना होता है उसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ पे जिसमें स्पैन करनी है वो लिखे जाते हैं एलिमेंट। फिर इनको ऐड करके कंपेयर किया जाता है बोथ साइड, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाती है x, बीटा की y और गामा की z। पर यूजुअल बेसिस में सबको ही पता होता है कि जो कोफिशिएंट है वो बाहर कौन सा लगेगा, जो यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये यूजुअल बेसिस हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इनको बड़ी ही इजीली आप पता कर सकते हो कि इनको जब आप ऐड करोगे तो यही एलिमेंट बनेगा, तो इनकी स्पैन बिल्कुल ईजी होती है। अब मुझे क्या करना है, बिल्कुल ईजी स्टेप, अप्लाई टी बोथ साइड्स। ठीक है, टी मैंने दोनों साइड क्या कर देना, अप्लाई कर देना। देखिए इससे पहले एक और स्टेप बता दूं कि ये जो ऊपर वाला स्टेप किया है बच्चे यूजुअल बेसिस में इस तरह से सीख लेते हैं, लेकिन अगर बेसिस यूजुअल ना होके सम अदर बेसिस हो तो फिर बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं, ज़्यादातर मिस्टेक्स वहीं पे होती हैं। बच्चे सीधे इस तरह से एलिमेंट लिख के बाहर एक्स वाई और जेड लिख के अंदर वही जो बेसिस दूसरे वाले गिवन होंगे उन्हीं को लिख देते हैं। देखिए ये सिर्फ इसी पे अप्लाई हो रहा है जिस पे बेसिस यूजुअल हैं, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि इस तरह से स्टैंडर्ड बेसिस हैं, तभी ये इतना आसानी से लिखा जा रहा है। अदरवाइज इसका स्पैन पता किया जाता है, जैसे कि आपने पिछले प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी हमने एलिमेंट को स्पैन करना सीखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद का स्टेप जो लगेगा, अप्लाई टी बोथ साइड। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड टी अप्लाई किया तो यानी कि ये बन जाएगा अपने पास टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स टी 1 0 0 प्लस वाई टी 0 1 0 प्लस जेड टी 0 0 1। देखिए यहाँ पे ये स्केलर एक्स वाई जेड, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा होते तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा की जब वैल्यूज़ निकाली तब एक्स वाई जेड आई। तो स्केलर्स को मुझे पता है टी जो है वो स्केलर जो है टी में से बाहर आ सकते हैं, इसीलिए मैंने अल्फ़ा बीटा गामा को बाहर निकाल लेना था। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू एक्स वाई जेड है, इसीलिए मैंने टी से बाहर रखा है इसको। अब x तो एज इट इज़ रहेगा, पर टी ऑफ x 1 0 0 यानी कि इसकी इमेज फिल करूँगी, ये जो मैंने निकाली थी यहाँ पे ये इसका यूज़ करूँगी। अब तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 1 प्लस y टी ऑफ 0 1 0, इसकी इमेज क्या थी 1 1 -1, एंड टी 0 0 1 की इमेज क्या थी -1 1 एंड 1। बस इसको सॉल्व कर लूँगी। फर्स्ट एलिमेंट अंदर जाएगा तो -x। देखिए आप इसको स्टेप को अगर आपको समझ में आ जाए आराम से तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज गलती ना लगे इसीलिए मैं लिख रही हूँ z। फर्स्ट और फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करूँगी तो क्या बनेगा x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड -x प्लस वाई प्लस जेड, थर्ड एलिमेंट बनेगा अपना x माइनस वाई प्लस जेड। तो ये बन गई अपनी लीनियर ऑपरेटर
एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ये हो गया जो पिछले पार्ट में, पिछली वीडियो में हमने किया हुआ है उसका कन्वर्स। यानी कि अगर पिछली वीडियो में क्या था कि अगर आपको लीनियर ऑपरेटर दिया जाता है तो उसे रिलेटिव मैट्रिक्स निकालना। आज हमने सीखा कि अगर रिलेटिव मैट्रिक्स अगर दी है तो उससे ऑपरेटर किस तरह से निकाला जाता है ना। इसके बाद भी मुझे कुछ क्वेश्चन बोला गया करने के लिए। देखिए यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप इन वैल्यूज़ को 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनको यहाँ पे उठा के पुट कीजिए। तो इस साइड को भी सॉल्व कीजिए तो ये यहाँ पे जो सॉल्व किया वो सेम इसी के जैसा आएगा। ठीक है, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और भी बोला है उसने क्वेश्चन में मुझे पता करने के लिए। उन्होंने बोला अगर लीनियर ऑपरेटर जब आ जाए देन फाइंड मुझे क्या करना है, मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस B1। यानी कि बिल्कुल पुरानी एक्सरसाइज, पुराने प्रॉब्लम वाला काम। अगर आपको ये इस तरह से लीनियर ऑपरेटर आपने निकाल दिया, B1 बेसिस आपको स्टेटमेंट में ही गिवन है 1 2 2 1 1 2 एंड 1 2 1। ये बिल्कुल पिछली वीडियो जैसा काम बन गया। अब इस तरह से आपको ऑपरेटर दिया हो, इस तरह से बेसिस दिए हों, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, पिछले वीडियो में मैंने समझाया है। इस तरह से अगर आपको लीनियर ऑपरेटर दिया है, बेसिस दिया है, तो स्टेप 1 क्या लगाएंगे, कोडोमेन वाली साइड से, यानी कि रेंज वाली साइड जो होती है अपनी, उस साइड में से एक एलिमेंट चूज कर लूँगी, फिर उसको स्पैन करूँगी किसमें, बेसिस में। तो यही काम सेम अब आज हम इसके पार्ट 2 में करेंगे। आपको बोला गया जो लीनियर ऑपरेटर आएगा उसका आगे फिर से इसको इस बेसिस में स्पैन करना है। तो ऑपरेटर निकालना ज़रूरी है, चाहे पूछा है चाहे नहीं पूछा। तो ऑपरेटर निकाले बिना तो आप शुरू भी नहीं कर पाओगे। तो अब मैं स्टेप 1 लगाऊंगी। इसमें मैं क्या करूँगी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा एलिमेंट लिए। ये किस में से लिए मैंने, R3, यानी कि किस वाली साइड से लूँगी, कोडोमेन वाली साइड से। इसका यूज़ आपको नेक्स्ट में पता चलेगा जब ऑपरेटर की जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, तो पता चलेगा कि ये एलिमेंट हमेशा कोडोमेन वाली साइड से लिया जाता है। अब इसको स्पैन कर लूँगी किसकी टर्म्स में, यहाँ पे इन ही बेसिस की इन टर्म्स में। तो यहाँ पे रखूँगी P 1 2 2 प्लस Q 1 1 2 प्लस R 1 2 1। अब मुझे इनको सॉल्व करना है कुछ इस तरह से कि P Q और R की वैल्यू आ जाए इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा। तो मैं पहला एलिमेंट ऐड करूँगी और उसको पहले एलिमेंट के इक्वेट कर दूँगी, फिर दूसरा प्लस दूसरा और दूसरा वाला एलिमेंट ऐड किया और इसको बीटा के इक्वल रख दिया। इसके इधर से तीसरा वाला एलिमेंट गामा और यहाँ पे इनको ऐड करूँगी तीसरे एलिमेंट को, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 2q प्लस r। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। तो ये बन गया r 2p 2q और r इक्वल्स टू गामा। अब मुझे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। तो आप इस तरह से अगर तीनों वेरिएबल प्रेजेंट हैं, मुझे निकालनी है पी क्यू आर की वैल्यू, आप डिसाइड कर लीजिए। इन दो इक्वेशंस में से मुझे डिसाइड कर लिया मैंने कि मुझे क्यू को एलिमिनेट करना है। मैं एलिमिनेट करूँगी क्यू को। इसी तरह से मैं इसमें से भी, इन दोनों इक्वेशंस में से भी क्या करूँगी, क्यू को एलिमिनेट कर लूँगी। फिर जो आंसर बनेंगे, दो इक्वेशन जो इनका आंसर आई होंगी, उन दोनों को सॉल्व करके पी या आर निकाल लूँगी। देखिए कैसे, जैसे अल्फ़ा पी, मैं यही इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ, पी प्लस क्यू प्लस आर, और बीटा लिया मैंने 2p प्लस क्यू प्लस 2r। तो मैंने साइन चेंज किए, ये कट गया और ये आ जाएगा माइनस p माइनस r माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ से आ जाएगी p अल्फ़ा p प्लस r
बीटा माइनस अल्फ़ा। ये आ गई आपके पास एक इक्वेशन। ठीक, अब इसी तरह से मैं क्या करूँगी, इन दो इक्वेशंस को भी सॉल्व करूँगी। बीटा इक्वल्स टू 2p प्लस क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ आर और गामा इक्वल्स टू 2p प्लस 2q प्लस आर। अब इसको मैं q को एलिमिनेट करना है, मैंने डिसाइड कर रखा है कि एक को ही एलिमिनेट करना है q को। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। तो इसको अब साइन चेंज कर लेते हैं अपन और कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2p प्लस 3r एंड ये बन जाएगा 2 बीटा माइनस गामा। तो अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन थी और ये जो इक्वेशन है दोनों p एंड r में है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। p प्लस आर इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा, 2p प्लस 3r इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस गामा। ठीक, अब 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई, इस तरह से पहली क्वेश्चन को। अब साइन चेंज और क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कटता है, इन दोनों को ऐड किया तो माइनस का r, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये तो कट रहा है, इन दोनों को सॉल्व किया तो -2 अल्फ़ा प्लस गामा। तो r की वैल्यू आ गई अपने पास 2 गामा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस गामा। ये आ गई r की वैल्यू। इसको उठा के ऊपर लगा दूंगी, इन दोनों वैल्यूज़ में से किसी एक में फिल कर लो। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, इस r को दूसरी साइड भेज दूंगी तो बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस r। तो इसका मतलब p इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस प्लस गामा, और ये बन जाएगा बीटा माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस गामा। ये आ गई अपने p की वैल्यू इस तरह से। इसी तरह से p और r आ चुका है, तो हम इन दोनों को उठा के ऊपर वाली किसी एक इक्वेशन में फिल कर लेंगे इस तरह से। ये जो अल्फ़ा वाली इक्वेशन है ना, इस तरह से फ्रेम में शायद ना आए। अल्फ़ा इक्वल्स टू p प्लस क्यू प्लस आर, तो मैंने यहाँ पे r और p की वैल्यू फिल कर दूंगी तो q की वैल्यू आ जाएगी q इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस p माइनस r, दैट इज़ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस गामा माइनस r, तो माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा। साइन चेंज हो जाएंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, नहीं तो लेंथी हो जाएगी वीडियो, लंबी हो जाएगी, फिर अपलोड करना मुश्किल हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लूँगी। अब ये और ये कट रहा है, इन दोनों को सॉल्व करूँगी। ये है अल्फ़ा और ये भी है अल्फ़ा, ये भी है अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 2 अल्फ़ा 1 ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ये आ गई अपने q की वैल्यू। ये जो तीनों की तीनों p q r निकालने हैं, तो मैंने यूज़ सबसे पहले इस p q r का कहाँ किया था, यहाँ पे किया था स्पैन करने में। तो देखिए इस तरह से अब दोबारा लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू, यही चीज़ जो है दोबारा लिखी जाएगी, लेकिन p की जगह p की जो वैल्यू निकाली है अभी ये पुट की जाएगी, q की जगह q की वैल्यू पुट की जाएगी और r की जगह r की वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। p की जगह मैं p की वैल्यू पुट कर देती हूँ साथ में, बीटा माइनस 3 अल्फ़ा प्लस गामा 1 2 2
प्लस क्यू की जगह क्यू की वैल्यू लिख रही हूँ 2 अल्फ़ा माइनस बीटा 112 प्लस गामा की जगह गामा की वैल्यू लिखूँगी, सॉरी गामा बोल रही हूँ, पी क्यू आर की जगह आर की वैल्यू लिखूँगी, दैट इज़ 2 अल्फ़ा माइनस गामा और साथ में 1 2 1, ये इस तरह से। अब इसको संभाल के रखेंगे हम, इसका यूज़ करेंगे, बड़े काम की चीज़ है ये, ठीक। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 लगाएंगे। ये आया स्टेप 1 सॉल्व हुआ। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, जो बेसिस हमें स्टेटमेंट में बोला जाता है जिसमें हमने रिलेटिव बेसिस जिसके लिए निकालनी है मैट्रिक्स, तो वो लिखे जाएंगे, यानी कि ये चीज़ दोबारा लिखी जाएगी। B1 बेसिस है अपने पास 1 2 2 1 1 2 एंड 1 2 1, इस तरह से। अब क्या किया जाएगा, हम इसको बारी बारी करके टी में फिल करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो है अपनी, जो आपने अभी निकाल ली है ना, इस तरह से ये जो इसमें फिल किया जाएगा, इसको ट्रांसफॉर्मेशन में फिल किया जाएगा बेसिस के एलिमेंट को। तो ये आ जाएगा 1 2 2, जब फिल किया तो यहाँ पे 1 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2। देखिए जहाँ पे x है 1 फिल करूँगी, y है वहाँ पे 2 फिल करूँगी, z है वहाँ पे 2 फिल करूँगी इस पूरे में। देखिए ये इमेज आई, जब मैंने बेसिस का पहला एलिमेंट फिल किया तो पहली इमेज ये आई। अब इस इमेज को मुझे स्पैन करना है इन्हीं बेसिस की फॉर्म में। तो स्पैन के लिए अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, ये मेरा अल्फ़ा है, इसको मैं बीटा मानूंगी, इसको मैं गामा मानूंगी, यानी कि ये अल्फ़ा की जगह ये बीटा और ये गामा की जगह। तो इसको स्पैन करूँगी और इसको इनकी कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। जहाँ पे बीटा है वहाँ पे 3 लिखूँगी, जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे 1 और जहाँ पे गामा है वहाँ पे भी 1। तो ये बन जाएंगे बीटा दैट इज़ 3 माइनस 3 टाइम्स अल्फ़ा एंड प्लस 1 गामा और साथ में 1 2 2 प्लस उसके बाद 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा और 1 1 2 प्लस इसी तरह से 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस गामा दैट इज़ 1 1 2 1। अब ये आ जाएगा 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 1 2 2। इसको देखिए अंदर नहीं भेजना, मुझे बच्चे यही गलती करते हैं, यहाँ पे कोफिशेंट को कोफिशेंट तक ही रहने देना, अंदर नहीं भेजना सॉल्व करने के लिए। वो तो सॉल्व करूँगी तो यही बन जाएगा, उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये आ जाएगा माइनस का 1। जैसा ये एक एलिमेंट यहाँ पे, ये एक एलिमेंट यहाँ पे पुट करके उसकी इमेज को इस फॉर्मूले में पुट किया गया है, सिमिलरली यही प्रोसेस मैं इसके और इसके लिए भी करूँगी। इस एलिमेंट को यहाँ पुट करूँगी ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करूँगी, जो आंसर आएगा उसको दोबारा इस फॉर्मूला में पुट करूँगी जो कि स्पैन वाला फॉर्मूला है। तो अपने पास 3 जो है वो स्पैन करके 3 अलग अलग रोज आ जाएंगी कोफिशेंट्स की। देखिए इस तरह से तीनों एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन में फिल करके मैंने बेसिस में स्पैन कर दिया है। अब देखिए सिर्फ छोटा सा काम बचा है, रिलेटिव मैट्रिक्स B1 ये कैसे निकलेगी। जितने भी कोफिशेंट्स हैं उनको मैं एक मैट्रिक्स में डालूंगी, यानी कि जो पहली रो के पहले एलिमेंट के कोफिशेंट्स जो आए थे स्पैन करने के बाद 1 -1 1, फिर जो दूसरे एलिमेंट के स्पैन करके कोफिशिएंट्स आए हैं दैट इज 4 -2 -2। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट के जो कोफिशिएंट्स आए हैं दैट इज -4 2 एंड 4।
इन सबको मैट्रिक्स में लिख के इसका ट्रांसपोज कर देना है। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो में। ये आपका फाइनल आंसर है। एक बार मैं सम अप कर देती हूँ क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ द मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ऑपरेटर टी ऑन R3 रिलेटिव टू द यूजुअल बेसिस इज इतना है, देन फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द टी रिलेटिव टू द बेसिस B1। तो सबसे पहले इसमें हम जो लीनियर ऑपरेटर है, ऑपरेशन लिखा है गलती से, ऑपरेटर जो है उसको अगर मुझे फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के बाद उसको बाद में फिर से फर्स्ट प्रॉब्लम की तरह रिलेटिव बेसिस में रिलेटिव बेसिस की जो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व भी करना है, वो निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, बिल्कुल उल्टे स्टेप लगाऊंगी पिछली वीडियो से। तो मुझे पहले रिलेटिव मैट्रिक्स दी थी तो मैंने उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाली, कैसे, इसका ट्रांसपोज करके, है ना। जो अपनी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो क्या होती है, टी बी वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, ठीक, ट्रांसपोज। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आई, कोफिशिएंट वो किसके हैं, जब हम बेसिस का पहला एलिमेंट फिल करते हैं उसको बेसिस में ही स्पैन करते हैं तो उसके कोफिशिएंट हैं ये। पहली रो का कोफिशिएंट मतलब पहला एलिमेंट फिल करने के बाद, दूसरी रो मतलब दूसरा एलिमेंट फिल करने के बाद उसके कोफिशिएंट। इसी तरह से थर्ड एलिमेंट किसका, यूजुअल बेसिस का थर्ड एलिमेंट फिल किया तो उसके एलिमेंट्स। इस तरह से आपको इमेजेस मिल जाएंगी। उन इमेजेस को मैंने दोबारा से लिखा है कि टी में जब मैंने E1 फिल किया तो ये आया, E2 फिल किया तो ये आया, E3 फिल किया तो ये आ गया। फिर इसके बाद हम कोर डोमेन में से एक एलिमेंट चूज करते हैं। कोर डोमेन अपनी R3 है, क्योंकि डोमेन और कोर डोमेन सेम ही है इसीलिए ये लीनियर ऑपरेटर की एक्सरसाइज है। तो मैंने कोर डोमेन वाली साइड से क्या लिया, एक एलिमेंट उठाया, उसको स्पैन करके लिखा बेसिस में। तो ये तो स्पैन इजीली हो गया क्योंकि ये तो थे यूजुअल बेसिस, इस तरह से, अदरवाइज इसको सॉल्व करना पड़ता। कहता है अप्लाई टी बोथ साइड। अब टी मैंने दोनों साइड अप्लाई करना है, अप्लाई किया, इसके बाद टी दोनों साइड टी अप्लाई किया, एक्स वाई जेड को बाहर रखूंगी, टी सिर्फ इन एलिमेंट्स के साथ लगेगा। इसके बाद मैंने इनकी इमेजेस जो कि यहाँ पे लिखी हैं वो फिल कर दी हैं। टी को हटा दूंगी, जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए तो उनको हटा दिया जाता है इमेजेस के कारण। अब एक्स अंदर जाएगा, एक्स अंदर जाएगा, ये वाई अंदर गया और जेड अंदर गया। इन सबके पहले पहले दूसरे दूसरे और तीसरे एलिमेंट को सॉल्व करके यहाँ पे लिखा है। तो ये तीन एलिमेंट तीन टपल में फिल हो रहा है, तो एलिमेंट जो मिल रहा है वो भी तीन टपल में है, इसीलिए R3 से R3 है लीनियर ऑपरेटर। इसके बाद यहाँ पे एक पार्ट खत्म हो जाता है। अगर उसने मुझे ये बोला है कि आगे सॉल्व करने के लिए बोला कि B1 के लिए भी निकालो रिलेटिव मैट्रिक्स, तो अब बिल्कुल पुराना क्वेश्चन कहता है स्टेप 1 करूंगी कि कोर डोमेन वाली साइड से एलिमेंट उठाऊंगी, उसको स्पैन करके लिखूंगी, जिस बेसिस में स्पैन करने के, जिस बेसिस के लिए रिलेटिव मैट्रिक्स निकालने के लिए बोला है उसमें स्पैन करके लिखूंगी। तो P, Q और R की वैल्यू निकालूंगी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करके इसके बाद मैंने इक्वेशंस को सॉल्व किया और यहाँ पे P, Q और R की वैल्यू निकाली, उठाया इनको दोबारा और कहाँ पे पुट किया, जहाँ पे मैंने P, Q और R स्पैन करके लिखा है वहाँ पे पुट किया, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया स्पैन का। अब स्टेप 2 लगेगा जिसमें मैं इन एलिमेंट्स को उठाऊंगी बेसिस के और ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपने सॉल्व की थी, निकाली थी, उसमें फिल कर दूंगी। फिल करने के बाद जो इमेज आएगी उसको दोबारा, इमेज को मुझे किस में स्पैन करना है, बेसिस में। तो मैंने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें मैं फिल कर दूंगी। तो इस तरह से मुझे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे। इन सारे कोफिशिएंट्स को बारी बारी, दूसरा एलिमेंट उनके कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, तीसरा एलिमेंट उसके कोफिशिएंट मिल गए। इन कोफिशिएंट्स को मैं मैट्रिक्स में अरेंज करूंगी और उसका ट्रांसपोज कर दूंगी, तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।